Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 soil resources in India। बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया में कितनी टाइप की सॉइल अवेलेबल है। हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल भी है, लेटराइट सॉइल भी है, रेड सॉइल भी है और एल्यूवियल सॉइल भी है। बेटा इतनी डाइवर्स सॉइल की टाइप हमारे इंडिया में क्यों अवेलेबल हैं? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया में थार डेजर्ट भी है, कोस्टल एरियाज़ भी हैं, माउंटेन भी हैं और नदर्न प्लेन्स भी हैं, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के सॉइल्स को एंजॉय करते हैं। और बेटा ये जो सॉइल है ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। और बेटा एक ऐसी कंट्री जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, क्या वो बिना एग्रीकल्चर के सर्वाइव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो सॉइल हमारे लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाती है। बेटा ये पाई चार्ट जो है वो हमें दिखा रहा है कि हमारे इंडिया में कितनी सॉइल अवेलेबल है और उनका परसेंटेज क्या है। हमारे पास ब्लैक सॉइल है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है 29.69, फिर रेड सॉइल 28%, एल्यूवियल 22.16, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल 7.94% अवेलेबल है, एरिड और डेजर्ट सॉइल 6.13%, लेटराइट 2.62%, मार्शी सॉइल 2.17 और सबसे कम सॉइल जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है वो है सलाइन अल्कलाइन सॉइल, जिसका परसेंटेज है 1.29। चलो तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया में डाइवर्स रेंज में सॉइल टाइप्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में वेरीड टाइप की ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। अलग अलग ज्योग्राफी है ना। कुछ एरियाज ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं। तो क्योंकि इंडिया में वेराइटी टाइप की ज्योग्राफी अवेलेबल है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, इसीलिए सॉइल टाइप भी बहुत अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बेटा, इंडिया में डाइवर्स रेंज की सॉइल टाइप्स अवेलेबल हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, है ना, जहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग है, वेजिटेशन अलग अलग है। ये जो सॉइल हैं हम इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर, किस बेसिस पे? इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, इनके टेक्सचर के बेसिस पे, कलर, मिनरल कंटेंट, फर्टिलिटी। कोई सॉइल ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ नहीं होती हैं। किसी में मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, किसी में नहीं होता है। किसी का टेक्सचर एकदम फाइन होता है तो किसी का कोर्स होता है। ठीक है। अगर आपको इन सॉइल ग्रुप्स को नहीं समझना आया तो समझो आप ना तो एग्रीकल्चर को समझ पाओगे, ना आप कंट्री में वाटर मैनेजमेंट को देख पाओगे, और ना ही तो आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से हम अवेलेबल लैंड रिसोर्सेज का कैसे फुल यूटिलाइजेशन करें। तो बेटा आपको सॉइल ग्रुप्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रूशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ कैसे किया जाए, इन सब के लिए आपको सॉइल ग्रुप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? ना सॉइल ग्रुप्स को समझे ना ही तो प्रॉपर एग्रीकल्चर होगा, ना वाटर मैनेजमेंट, और ना ही हम लैंड का सस्टेनेबल यूज़ कर पाएंगे। बेटा बहुत हद तक तो हमने सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर लिया है, पर अब आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा सुधर जाए, इसलिए हमें सॉइल को समझना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो बेटा सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट्स को। प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं हो सकते बिना सॉइल के। एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी, जो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं वो भी। अब अर्थवॉर्म क्या बिना सॉइल के सर्वाइव कर पाएगा? क्या रैबिट बिना सॉइल के सर्वाइव कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन लाइफ हो, ये सब सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल ही ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है। हमारा जो जीवन है वो फूड के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम खाते हैं, है ना। तो सॉइल ही वो सोर्स है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है, हमें सिर्फ नहीं एनिमल्स को भी। तो एनिमल्स एंड मैन्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर फूड। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है सॉइल की फर्टिलिटी पे। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। सॉइल अगर बैरन होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे बेटा अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी बनती कैसे है? तो पहले तो हम ये समझे कि मिट्टी क्या होती है। तो सॉइल एसेंशियली
लूज मटेरियल होता है। सॉइल क्या होता है? लूज मटेरियल होता है जो बनाता है, फॉर्म करता है किसको? थिन सरफेस लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की थिन सरफेस लेयर को बनाने वाला लूज मटेरियल ही क्या होता है? सॉइल। फिर से समझो, हमारी अर्थ के थिन सरफेस लेयर को बनाने वाला लूज मटेरियल ही क्या है? सॉइल है। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा? पेरेंट रॉक मटेरियल। वो पेरेंट रॉक जिससे टूट कर मिट्टी बनी होगी वो सॉइल से रिलेटेड है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसी ये रॉक होगी वैसी ये सॉइल होगी। उसके बाद रिलीफ कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है। जो सॉइल होती है बेटा उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट उस एरिया का कैसा है, वेजिटेशन कैसा है। वेजिटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? कुछ सॉइल हम बोलते हैं ह्यूमस रिच है, किसी में ह्यूमस है ही नहीं, तो ह्यूमस किससे आता है? डेड लीफ से आता है ना। जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं वो ह्यूमस बनाती हैं, सॉइल के अंदर ह्यूमस का काम करती हैं। तो वेजिटेशन से भी सॉइल का टेक्सचर अफेक्ट होता है, पेरेंट रॉक से होता है, रिलीफ से होता है, क्लाइमेट से होता है, एनिमल्स, इंसेक्ट, इवन मैन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से बेटा? पेरेंट रॉक मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन, है ना। इन सब का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। बेटा जो सॉइल है वो स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस में ही बनती है। मैं या आप बैठकर मिट्टी नहीं बना सकते, ये ऑटोमेटिकली बनेगी, स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस में ही बनेगी। जो सॉइल होती है वो मिक्सचर होती है। क्या होती है? मिक्सचर होती है। किसका मिक्सचर होती है? मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का। और ये ऑर्गेनिक मैटर, ये मिनरल्स कहाँ से आए हैं? जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ड्यूनेशन हुआ है, तो डीन्यूडेशन की वजह से, रॉक्स के टूटने की वजह से, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ये रॉक, इसके ऊपर कंटिन्यूसली सनलाइट, इसके ऊपर कंटिन्यूसली एयर, वाटर, रेनफॉल जब काम करते हैं तो रॉक डिसइंटीग्रेट होती है और इस डिसइंटीग्रेशन से ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो बेटा डीन्यूडेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ये दोनों ही प्रोसेसेस सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। डीन्यूडेशन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉइल क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पर बेटा इसे बहुत लॉन्ग टाइम लगता है रीजनरेट होने में। ऐसा नहीं होता है कि आज ये रॉक टूट जाएगी, कल बिल्कुल फाइन पार्टिकल सॉइल के तैयार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशन में बनेगी। ये मिक्सचर होती है मिनरल का, इनऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, जो किसकी वजह से होते हैं? डीन्यूडेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की वजह से होंगे। ये मिनरल्स कहाँ से आएंगे बेटा? जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा, जब डीन्यूडेशन की प्रोसेस होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पर इसको बनने में इतना टाइम लगता है कि हमारी 2-4 जनरेशन लग जाएंगी, तब जाके सॉइल की कुछ सेंटीमीटर की लेयर तैयार होगी। ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, इसे हम कहते हैं पेडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पेडोजेनेसिस। बेटा अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। बेटा वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, पर फिर भी ध्यान रखना कि सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। तो आप सबको पता है कि सॉइल क्या है? मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? इनऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर है, मिनरल्स का मिक्सचर है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर है, जैसे कि ह्यूमस। मैंने अभी बताया था कि मिट्टी में जब पेड़ों की टूटी हुई पत्तियां मिल जाती हैं बेटा, तो ये ही सॉइल में किसका काम करती हैं? ह्यूमस का। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। जो सॉइल होती है वो 3 मेन सब्सटेंसेस से बनी होती है। तो पहला होता है सिलिका। सिलिका प्रेजेंट होता है सॉइल में बहुत ही स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के फॉर्म में, ठीक है। सिलिका इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स, बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेन्स की तरह होते हैं ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सैंड का, ठीक है। तो सिलिका किस में प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के फॉर्म में। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? सैंड का, रेत का। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स।
और ये जो सिलिका है ये कब होता है बेटा, जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा, जब बहुत सारी रॉक्स टूटेंगी, टूटकर बिखरेंगी, उसी से आएगा सिलिका। तो अभी हमने पढ़ा सिलिका, अब हम पढ़ेंगे क्ले को। क्ले मिक्सचर होती है बेटा सिलिकेट्स का और दूसरे मिनरल्स का, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स, ये मिलके क्या बनाती हैं, क्ले। बेटा जो क्लेई सॉइल होती है ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा रिटेन करके रखती है, पकड़ के रखती है। कुछ मिट्टी आपने देखा होगा ना, थोड़ा भी बारिश हो जाए तो बहुत चिपचिपी हो जाती हैं, वो क्लेई सॉइल ही होती है। तो क्ले क्या है, मिक्सचर है सिलिकेट्स का और दूसरे मिनरल्स का, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। क्लेई सॉइल मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन करके रखती है। देन चाक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है बेटा प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसे हम क्या भी कहते हैं, कैल्शियम। अब बेटा हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि सॉइल कितनी फर्टाइल होगी या नहीं होगी। बेटा एक मिट्टी है जिसमें हमने बीज डाले और प्रोड्यूस बहुत अच्छी हुई, एट दी एंड हार्वेस्ट हमें बहुत अच्छा मिला, तो हम बोलेंगे कि भाई सॉइल फर्टाइल है। हमने अपनी पूरी मेहनत की, पानी दिया, फर्टिलाइज़र दिया, बीज अच्छा बोया, है ना, अच्छा शो किया, पर फिर भी एट दी एंड हमें हार्वेस्ट अच्छी नहीं मिलती, प्रोड्यूस अच्छा नहीं मिलता, तो हम कहेंगे कि भाई सॉइल फर्टाइल नहीं है ना। तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये कहाँ से आते हैं बेटा, जब वेजिटेबल मैटर का डीके हो, है ना, जैसे कि पत्तियां हैं वो वहीं पर डिकम्पोज हो गई तो वो भी ह्यूमस बनाएंगी। कोई एनिमल है उसकी डेथ वहाँ पर हो जाती है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी तो वो भी ह्यूमस बनाएगी। और जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है वो भी ह्यूमस का काम करता है ना। तो जो अल्टीमेट फॉर्म होता है ऑर्गेनिक मैटर का उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ये मिनरल नहीं है। फिर से सुनो, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये कहाँ से आते हैं, दे आर डेराइव फ्रॉम डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो अल्टीमेट फॉर्म है ऑर्गेनिक मैटर का उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं और ये मिनरल नहीं है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बेटा। क्यों होते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं कब, जब प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होगा, प्लांट्स रिमेन्स का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ऑर्गेनिक मैटर बनता है ना, उसे ऑर्गेनिक ही कहेंगे। फिर एनिमल वेस्ट से बनता है, डेड एनिमल से बनता है और ये सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होंगे बेटा, ऑर्गेनिक मैटर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट और डेड एनिमल से बनते हैं और ये हमारी सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करेंगे। मॉइस्चर रिटेन करने का मतलब क्या होता है बेटा, सॉइल में वाटर को रोके रखना। और बेटे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इम्पार्ट करते हैं। इम्पार्ट करना मतलब देना। तो सॉइल में फर्टिलिटी आए ये बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमस पे डिपेंड करता है। ह्यूमस होगा तो सॉइल फर्टाइल होगी एंड वाइस वर्सा। ये प्लांट को हेल्प करते हैं कि ये सॉइल से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट को ड्रॉ कर पाएँ। तो जितना ह्यूमस कंपोनेंट सॉइल में ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी, उतना ही ज़्यादा वो प्लांट को हेल्प करेगी जिससे कि वो न्यूट्रिएंट को ड्रॉ कर सकें, किससे, सॉइल से। और जब तक वो न्यूट्रिएंट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ग्रोथ नहीं होगी। उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट को ड्रॉ करें और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा बेटा, अदर देन दिस, इन सब के अलावा जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, एयर होती है, ठीक है। अब किस सॉइल में कितना मॉइस्चर होगा, कितनी एयर होगा, ये अलग अलग सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है। लेटराइट सॉइल में कैसा होगा, एरिड सॉइल में कैसा होगा, ये फिक्स्ड नहीं होता है बेटा, सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा। किस में कितना मॉइस्चर होगा,
किस में कितनी एयर होगी। अब बेटा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? जिस रेट से सॉइल इरोजन अभी इंडिया में हो रहा है ऐसे ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम फूड प्रोड्यूस के लिए तरस जाएंगे, है ना? क्योंकि सॉइल तो सारी इरोड हो चुकी होगी, फर्टिलिटी नहीं बचेगी सॉइल में। सॉइल जब है ही नहीं, सॉइल फर्टाइल ही नहीं है तो फूड प्रोडक्शन होगा क्या? प्रॉपर पॉसिबल ही नहीं। तो सॉइल इरोजन इंडिया में एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू है, ठीक है? एक बहुत ही क्रूशियल एनवायरमेंटल इशू बनता जा रहा है सॉइल इरोजन इंडिया में, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज को प्रभावित कर रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस में भी कहीं ना कहीं एक बैड इम्पैक्ट छोड़ रहा है। तो सॉइल इरोजन के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, वाटर रिसोर्सेज पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ रहा है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहाँ मिट्टी थी, ये टॉप लेयर जो होती है ना बेटा, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। जितना ज़्यादा आप डीप में जाएंगे सॉइल में उतना ही ज़्यादा आपको सॉइल लेस फर्टाइल मिलेगी। तो ये टॉप लेयर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर रेन के साथ, विंड के साथ ये टॉप लेयर वियर अवे हो गई, यहाँ से कहीं और चली गई, तो ये जो बची हुई मिट्टी है वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगी जितनी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। सॉइल इरोजन में हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है। सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, ठीक है? किसकी वजह से? नेचुरल फोर्सेस की वजह से। अभी नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा? वाटर है, पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है, विंड है, हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़। बेटा जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट टोपोग्राफी है। हमारी जो लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस हैं ये भी कई बार बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो कई बार क्लाइमेट की वजह से, कई बार टोपोग्राफी की वजह से और कई बार हमारी फॉल्टी लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस की वजह से हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीवियर सॉइल इरोजन को। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे इंडिया में सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसके हमें लॉन्ग टर्म आइडेंटिफिकेशंस को झेलना पड़ेगा। मतलब अगर हम दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में बात करें तो हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्लाइमेट और टोपोग्राफी का आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप खुद से तो लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को सुधार सकते हो। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का हमें लॉन्ग रन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारी एग्रीकल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। बेटा अगर हिंदी में इसको मैं कहूँ तो हम देख रहे हैं इंडिया में अलग अलग टाइप की जलवायु है, स्थिलाकृति है, मतलब टोपोग्राफी है, जो हमारे जो लैंड को यूज़ करने का जो हमारा तरीका है, वो जिस तरीके से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। अब जितना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और ये लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा। बेटा कुछ तो अभी हम देख रहे हैं, आने वाले समय में और देखेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ को। किसके कॉजेज़ को? सॉइल इरोजन के कॉजेज़ को। तो इंडिया में जो सॉइल इरोजन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है, इसे एड्रेस किया ही जाना चाहिए, नहीं तो मैंने पहले बताया हमें भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, प्राइमरली जो सॉइल इरोजन है इसके लिए नेचर भी ज़िम्मेदार है और ह्यूमन भी ज़िम्मेदार है, दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। कई बार नेचर की वजह से होता है, कई बार ह्यूमन की वजह से होता है। जो सॉइल इरोजन है ये प्राइमरली ड्रिवन है बाय नेचर एंड ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर। हम भी कम नहीं हैं और नेचर तो है ही नहीं। कुछ जो मेजर कॉजेज़ हैं सॉइल इरोजन के वो ऐसे हैं। पहला, रनिंग वाटर। सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन पानी से ही होता है बेटा। बहुत जब तेज़ रेनफॉल होगी, सरफेस रन ऑफ तेज़ होगा तो वो अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा। रेनफॉल एंड रन ऑफ, बारिश हुई, मिट्टी बहकर
चली गई किसके साथ, रन ऑफ के साथ, है ना, जो पानी बहकर जा रहा था। पर्टिकुलरली ये कब होता है, मानसून सीज़न में। इससे हम देखते हैं कि हमारी जो टॉप सॉइल होती है पूरी तरह वॉश हो जाती है। यहाँ पड़ी हुई मिट्टी कल आपको यहाँ नहीं मिलेगी अगर आज यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई तो, ठीक है। बारिश के साथ वो बहकर कहीं और चली जाएगी। तो मेजर टाइप के जो एरोजन होते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे, जिनका कारण कौन होता है, पानी के कारण होने वाले इरोजन्स को अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है शीट इरोजन। इस टाइप के इरोजन में बेटा जो एक थिन लेयर होती है सरफेस सॉइल की वो रिमूव हो जाती है और यूनिफॉर्मली रिमूव होती है अक्रॉस अ वाइड एरिया। जैसे ये माउंटेन है, शीट इरोजन माउंटेन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से इतनी जो लेयर होगी पूरी की पूरी एक साथ में नीचे की तरफ आ जाएगी और ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पर क्या हो चुका होगा, सॉइल इरोजन, क्योंकि यहाँ की सॉइल कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है। तो जो शीट इरोजन होता है इसमें एक थिन लेयर जो होती है सरफेस सॉइल की, ये यूनिफॉर्मली एक बड़े एरिया से रिमूव हो जाती है। मतलब इस पूरे एरिया की मिट्टी साथ में बह कर के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। क्या फीचर्स होते हैं शीट इरोजन के, की फीचर्स, पहला यूनिफॉर्म सॉइल रिमूवल होता है। ये बिल्कुल पार्शियल नहीं होती है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। अच्छा खासा बेचारा माउंटेन, उसकी इतनी सारी मिट्टी उठकर नीचे आ जाएगी। तो यूनिफॉर्म सॉइल रिमूवल होता है इसमें। और ये क्यों होती है, सरफेस रन ऑफ की वजह से, ठीक है। इसका कारण है सरफेस रन ऑफ। जो शीट इरोजन होता है वो प्राइमरली हैवी रेनफॉल के टाइम पर ही होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा और माउंटेनियस रीजन से बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो बनाता हुआ नीचे आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़े एरिया की मिट्टी को नीचे ले आएगा, क्योंकि इस टाइम में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बहुत कम और पूरी की पूरी मिट्टी बह के नीचे आ रही। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब ज़मीन पानी को सोख लेती है तो इसको क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। तो ये प्राइमरली क्यों होता है, हैवी रेनफॉल के कारण होता है, जहाँ पर पानी फ्लो हो करके सॉइल सरफेस से आता है और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होता। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। बेटा शीट इरोजन से सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी टॉप सॉइल जो होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो तो चली जाती है, उसका तो लॉस हो ही जाता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। एरियाज़ जहाँ पर शीट इरोजन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन, गुजरात, राजस्थान। बेटा ये हिली एरियाज़ में भी होती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको हिली एरियाज़ का एग्जांपल दिया था कि जहाँ माउंटेन से, हिल से एक बड़ी लेयर सॉइल की नीचे की तरफ आ जाए। तो एरियाज़ जहाँ पर शीट इरोजन हमें प्राइमरली देखने को मिलता है वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अब हम रिल इरोजन की बात करेंगे। रिल इरोजन में क्या होता है बेटा, ये वैसा इरोजन है जिसमें कि सरफेस रन ऑफ की वजह से स्मॉल शैलो चैनल और रेल्स बन जाते हैं, किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। ये बेटा ये एग्जाम्पल है रेल इरोजन का, ठीक है। पानी के बहने के कारण क्या हुआ, बीच में इस तरीके से नालियाँ बन गई हैं, ठीक है। इसे सुन लो, रील इरोजन में क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का इरोजन है जहाँ पर सरफेस रन ऑफ की वजह से स्मॉल शैलो चैनल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं होते, शैलो ही होते हैं। काय के ऊपर या लैंड के ऊपर रील्स बन जाती हैं। क्या की फीचर हैं बेटा रील इरोजन के, स्मॉल चैनल्स का फॉर्मेशन होता है, टॉप सॉइल इरोड हो जाती है, ये स्लोप्स पे होता है। बेटा जो इनकी जो डेप्थ होती है ना, ये स्मॉल चैनल्स की, ये 30 सेंटीमीटर से यूजुअली ज़्यादा नहीं होती, इतनी होती है, इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये स्लोप्स पर होती है, यहाँ पर टॉप सॉइल इरोड हो जाती है। एरियाज़
इट इज़ फाउंड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको हिल इरोजन देखने को मिलेगा। नियर द रिवर्स ऑफ यूपी, यूपी के रिवर्स के पास, पंजाब की नदियों के पास, शिवालिक्स के पास। अब हम गली इरोजन को पढ़ेंगे। तो बेटा जहाँ पर हम रेल इरोजन में देखते हैं कि जो चैनल्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, गली इरोजन में डीप चैनल्स बनते हैं। गली इरोजन एडवांस्ड और सीवियर फॉर्म है सॉइल इरोजन का बेटा। ये कब होता है? जब वाटर रन ऑफ कंसनट्रेट होता है लार्जर डीपर चैनल्स में। बड़े बड़े डीप चैनल्स बन जाएंगे, गली बन जाएंगी जो इतनी ज़्यादा डीप होंगी कि इन्हें नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन से स्मूथ नहीं किया जा सकता। इतनी गहरी बन गई हैं, इतनी गहरी बन गई कि जो टिलेज ऑपरेशन आप चलाओगे है ना, उससे वो ठीक ही नहीं होंगी। अब बेटा ये जो वर्ड टिलेज लिखा है इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में तो इसे जुताई करना कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप जब ज़मीन को तैयार करते हो ना उस पर क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो आप पूरी ज़मीन को लेबल करने की कोशिश करते हो। तो बेटा नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन जब होंगे, लेबलिंग करने के लिए जिस भी आप इक्विपमेंट का यूज़ करोगे उससे तो काम नहीं चल पाएगा। इतने ज़्यादा डीपर चैनल्स बन जाते हैं गली इरोजन में, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं बेटा। तो गली इरोजन एक एडवांस्ड और सीवियर फॉर्म है सॉइल इरोजन का, जो कहाँ पर होता है? जहाँ पर वाटर रन ऑफ कंसनट्रेट हो बड़े बड़े बहुत ही गहरे चैनल्स में, जिन्हें हम गलीज भी कहते हैं। ये इतने डीप होते हैं बेटा कि ये स्मूथ ही नहीं हो पाते नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन से। इस टाइप का जो इरोजन होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और इससे बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो पहला तो फीचर इसका यही है कि यहाँ पर डीप चैनल्स बन जाते हैं। एरेबल लैंड का लॉस होता है, उस ज़मीन पर जिस पे आप खेती कर सकते थे अब वो क्या बन गई? एक डीप चैनल बन गई है ना। तो ये एरेबल लैंड का लॉस है। फिर रैपिड इरोजन प्रोसेस होती रहेगी यहाँ से। ये कॉमन है स्टीप स्लोप्स पे, ये ऐसे वाले जो स्लोप्स होते हैं ना स्टीप वाले, वहाँ पर ये बहुत कॉमन है। स्टीप स्लोप्स पे ये बहुत कॉमन है, इन स्लोप्स को हम स्टीप स्लोप्स कहते हैं। डिफ़िकल्ट टू रिक्लेम, अभी बात की हमने, मतलब ये है कि बेटा उसे वापस से वैसी ज़मीन बना देना जैसी गली इरोजन के पहले थी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब इसको रिक्लेम करना, मतलब वापस से पा लेना बहुत ही मुश्किल काम है। एरियाज़, मध्य प्रदेश की जो चंबल वैली है वो गली इरोजन का एक टाइप है। ये बहुत फेमस है डीप रवाइंस और गलीज के लिए। अब हम बेटा स्प्लैश इरोजन को पढ़ेंगे। तो कुछ एरियाज़ में से होता है बेटा बहुत हैवी ड्रॉप्स होती हैं, हेल स्टोन भी होते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो पल्वराइज्ड हो जाती है। पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। टू क्रश समथिंग इनटू अ फाइन पाउडर। पल्वराइज्ड मीनिंग टू क्रश समथिंग इनटू अ फाइन पाउडर, चूर चूर कर देना। तो कहीं पर ऐसा होता है बेटा जहाँ पर जो मिट्टी होती है और ज़्यादा चूर चूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरी है पानी की, या हेल स्टोन ओले ओले गिरे हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? कन्विक्शनल रेनफॉल के कारण ऐसा होता है। यूपी और एमपी में प्रायः हमें ये देखने को मिलता है। तो पूछा जाए कन्विक्शनल रेनफॉल की वजह से कौन सा इरोजन होता है, तो वो स्प्लैश होता है, जहाँ हेवी ड्रॉप्स हेल स्टोन मिट्टी को और चूर चूर कर देती हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा विंड को। विंड भी एक मेजर कॉज होती है सॉइल इरोजन का। तो सॉइल इरोजन जब हवा से होता है तो ये कहाँ पर होता है बेटा? एक्सटेंसिव फ्लैटलैंड्स पे, जहाँ पर विंडी ड्राई सीजन चल रहा हो, है ना, हवाएं सूखी हों। देखो पूरे साल में एक बार ऐसा मौसम हर जगह आएगा कि जहाँ पर हवाएं एकदम सूखी हो जाएंगी। अब हवाएं सूखी होंगी तो जो अपर सॉइल सरफेस होगा वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, और लूज़ हो जाएगा तो ये हवा के साथ उड़ के चला जाएगा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर है ही नहीं। बेटा गीली मिट्टी कभी नहीं उड़ती है, हमेशा सूखी मिट्टी ही उड़ती है। तो बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर ख़त्म। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ को।